एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की एक्सटेंडेड एपिसोड रिवीजन करेंगे। ये लगभग 30 से 60 मिनट्स की जर्नी है, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो यूजफुल रहेगा, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। मैं गौरव हूँ और मेरे साथ हैं स्वाति। पुणे की 10वीं की स्टूडेंट अनन्या को नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का फर्क कंफ्यूजिंग लगता था। आज हम वही कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। हाँ, और हम सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं बनाएंगे। पहले चैप्टर का बिग पिक्चर, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबरल नेशनलिज्म 1830 और 1848 की रेवोल्यूशंस, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन की अलग कहानी, नेशनल सिंबल्स, बाल्कान्स और इंपीरियलिज्म तक जाएंगे। बीच में तुमसे छोटे क्वेश्चंस होंगे, इसलिए एक सेकंड रुककर सोचते रहना। अंत में डेट्स, कंपैरिजंस और आंसर राइटिंग टिप्स भी मिलेंगे। लेट्स स्लो दिस डाउन। नेशनलिज्म का सिंपल अर्थ है ऐसी कलेक्टिव आइडेंटिटी जिसमें लोग अपने आप को एक नेशन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन चैप्टर साफ करता है कि यह कॉमननेस हमेशा से मौजूद नहीं थी। यह स्ट्रगल्स, लीडर्स और कॉमन पीपल की एक्शन से धीरे धीरे फोर्स्ड हुई। यही फ्रेज एग्जाम में यूजफुल है। शेयर्ड आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री वर क्रिएटेड थ्रू स्ट्रगल्स। तो नेशन और नेशन स्टेट सेम नहीं है। एक सेकंड पॉज करके सोचो। नेशन लोगों की कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री से जुड़ा आइडिया है, जबकि नेशन स्टेट में क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पर सेंट्रलाइज्ड पावर और सॉवरेन कंट्रोल होता है, और मेजॉरिटी सिटीजन्स भी कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। यानी रूलर्स के साथ सिटीजन्स भी नेशन का सेंटर बनते हैं। बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन। मॉडर्न स्टेट में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और फिक्स टेरिटरी इंपॉर्टेंट है। नेशन स्टेट में इसके साथ सिटीजन्स की कॉमन आइडेंटिटी जुड़ती है। चैप्टर का ओवरऑल मूवमेंट यही है कि यूरोप के मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह मॉडर्न नेशन स्टेट्स उभरने लगे। इस चेंज ने पॉलिटिकल और मेंटल दोनों वर्ल्ड्स को ट्रांसफॉर्म किया। ऑस्ट्रियन नेशन को कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन या टेरिटरी से डिफाइन नहीं करते। उनके लिए नेशन लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन, पास्ट ग्लोरीज, प्रेजेंट कॉमन विल और फ्यूचर में साथ ग्रेट डीड्स करने की इच्छा से बनता है। उनका आइडिया नेशन को लार्ज स्केल सॉलिडारिटी और डेली प्लेबिसाइट की तरह देखता है। एग्जाम पॉइंट। रेनियन के अनुसार नेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह लिबर्टी की गारंटी हो सकती है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि किसी प्रोविंस को उसकी इच्छा के विरुद्ध एनेक्स करके नेशन मजबूत नहीं बनती। आंसर में 3 कीवर्ड्स रखो: कॉमन पास्ट, कॉमन विल और इनहेबिटेंट्स की कंसेंट। इनसे एक्सप्लेनेशन प्रिसाइज रहेगा। अब चैप्टर के फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन पर आते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। इससे सॉवरेंटी मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स के बॉडी को ट्रांसफर हुई। रेवोल्यूशनरी आइडिया ये था कि नेशन के असली रिप्रेजेंटेटिव्स मोनार्क्स नहीं, पीपल हैं। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? नेशनलिज्म और रेवोल्यूशन के बीच पहला लिंक क्या है? लिंक था पीपल सेंटर्ड नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ला पैट्री यानी फादरलैंड और ले सिटुएन यानी सिटीजन जैसे आइडियाज प्रमोट किए। इनसे एक यूनाइटेड कम्युनिटी का सेंस बना जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इक्वल राइट्स की बात थी। पुराना रॉयल स्टैंडर्ड हटाकर ट्राइकलर फ्लैग अपनाया गया, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी का विजिबल सिंबल बना। कलेक्टिव आइडेंटिटी केवल फ्लैग से नहीं बनी। एस्टेट्स जनरल को एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किया और उसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। न्यू हिम्स कंपोज हुए, ओथ्स लिए गए, मार्टर्स कमेमोरेट किए गए, और सब कुछ नेशन के नाम पर हुआ। सोचो, इन प्रैक्टिसेस का उद्देश्य लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट से यूनाइटेड सिटीजन बनाना था। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी यूनिफॉर्मिटी लाई गई। सेंट्रलाइज सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉज, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज का अबॉलिशन और स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ने टेरिटरी को मोर इंटीग्रेटेड बनाया। रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज हुए और पेरिस में स्पोकन तथा रिटन फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। यहाँ नेशनलिज्म कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों प्रोसेसेस से जुड़ता है। लेकिन यहाँ एक सटल पॉइंट है। रेवोल्यूशन ने फ्रेंच नेशन को यूरोप के दूसरे पीपल्स को डेस्पोटिज्म से लिबरेट करने का मिशन भी दिया। जैक्यूबिन क्लब्स और रेवोल्यूशनरी आर्मीज के थ्रू आइडियाज हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के कई पार्ट्स तक पहुंचे।
क्या यह सिर्फ फ्रीडम का स्प्रेड था या साथ में फ्रेंच कंट्रोल भी बढ़ रहा था? दोनों बातें साथ थीं। नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को वापस मोनार्की में बदल दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए। सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड कहा गया, ने बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस हटाए, इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया। ये रिफॉर्म्स चैप्टर में बहुत कॉमनली टेस्टेड हैं। नेपोलियन ने फ्रेंच कंट्रोल वाले रीजियंस में एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स सिंप्लीफाई किए, फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम हटाए, पेजेंट्स को मैनोरियल ड्यूज से मुक्त किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाई और ट्रांसपोर्ट तथा कम्युनिकेशन इंप्रूव किए। बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर्स को यूनिफॉर्म लॉज, वेट्स मेजर्स और करेंसी से गुड्स तथा कैपिटल मूव करने में सुविधा हुई। अब इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन। शुरुआत में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रसल्स, मेंस, मिलान तथा वॉर्सो जैसे प्लेसेस में फ्रेंच आर्मीज को लिबर्टी के हार्बिंगर समझकर वेलकम किया गया, लेकिन इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप और फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन के कारण एंथुजियाज्म हॉस्टिलिटी में बदल गया। इसलिए आंसर में रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स और फॉरेन रूल के बर्डन्स दोनों लिखना। फ्रेडरिक सोरियो की 1848 प्रिंट्स इस चैप्टर का पावरफुल विजुअल हुक है। उनकी उटोपियन विजन में यूरोप और अमेरिका के मेन, विमेन, अलग एजेस और सोशल क्लासेस एक लॉन्ग ट्रेन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर मार्च करते हैं। फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम्स डिस्टिंक्ट नेशंस दिखाते हैं, जबकि ऊपर के एंजल्स फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस का सिंबल है। सोरियो के प्रिंट में लिबर्टी फीमेल फिगर है, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और दूसरे में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। फोरग्राउंड में एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के शैटर्ड रिमेन्स पड़े हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट्स दिखते हैं। फ्रांस ट्राइकलर के साथ आगे है और जर्मनी का ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग लिबरल होप्स को दर्शाता है। जर्मनी के बारे में विजुअल क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। 1848 में यूनाइटेड जर्मन नेशन अभी बनी नहीं थी, फिर भी फ्लैग दिखाया गया। इसका मतलब एक्चुअल पॉलिटिकल यूनिटी नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज को यूनिफाई करने की लिबरल होप है। यही यूटोपियन विजन का अच्छा एग्जाम्पल है। आइडियल पिक्चर, नॉट प्रेजेंट रियलिटी। अब हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन है, नेशनलिज्म यूरोप में किन सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन से ग्रो हुआ? मिड 18 सेंचुरी यूरोप में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड आज जैसे नेशन स्टेट्स नहीं थे। वे किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइडेड थे, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर डाइवर्स पीपल्स का पैचवर्क थे। हैब्सबर्ग एम्पायर को याद रखने का तरीका है डाइवर्सिटी विदाउट कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। उसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, बोहेमिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे रीजन्स थे। अलग लैंग्वेजेस और एथनिक ग्रुप्स मौजूद थे। हंगरी में माग्यार के साथ कई डायलेक्ट्स, गैलिसिया में पोलिश स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी और कई सब्जेक्ट पेजेंट पीपल्स रहते थे। एम्परर के प्रति एलिजेंस ही कॉमन टाई था। सोशल स्ट्रक्चर में लैंडेड एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट थी। यह ग्रुप छोटा था, लेकिन एस्टेट्स और टाउन हाउसेज ओन करता था। डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी में फ्रेंच बोलता था और मैरिजेस से कनेक्टेड था। मेजॉरिटी पेजेंट्री थी। वेस्टर्न यूरोप में टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स थे, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में वास्ट एस्टेट्स पर सर्व्स काम करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड ने टाउन्स तथा न्यू सोशल ग्रुप्स को बढ़ाया। वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स वाली मिडिल क्लासेस उभरी। एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस में यह आइडिया पॉपुलर हुआ कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हटे और नेशनल यूनिटी बने। यह नेशनलिज्म को केवल इमोशनल फीलिंग मत समझना, इसका सोशल बेस भी था। लिबरलिज्म का रूट लिबर यानी फ्री है। पॉलिटिकल सेंस में इसका अर्थ इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और ऑटोक्रेसी तथा क्लेरिकल प्रिविलेजेस का एंड था। इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम ऑफ मार्केट्स और गुड्स तथा कैपिटल पर स्टेट रिस्ट्रिक्शंस हटाने की डिमांड थी। कॉमन मिस्टेक, लिबरलिज्म को यूनिवर्सल सफरेज समझ लेना। 19th सेंचुरी लिबरलिज्म इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता था।
पर वोटिंग और इलेक्शन राइट्स प्रॉपर्टी ओनिंग मेन तक सीमित थे। मेन विदाउट प्रॉपर्टी और विमेन एक्सक्लूडेड थे। इसलिए एग्जाम में पॉलिटिकल लिबरलिज्म के साथ लिमिटेशन भी लिखो, वरना आंसर अधूरा रहेगा। जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का इकोनॉमिक एग्जाम्पल बहुत यूजफुल है। वहाँ काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज की कन्फेडरेशन थी, अलग करेंसीज और अलग वेट्स एंड मेजर्स थे। हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने वाले मर्चेंट को 11 कस्टम्स बैरियर्स और हर बैरियर पर ड्यूटी फेस करनी पड़ती थी। ऐसे बैरियर्स इकोनॉमिक एक्सचेंज और नेशनल यूनिटी दोनों को रोकते थे। 1834 में प्रशिया की इनिशिएटिव पर ज़ोल्वेराइन बना। इस कस्टम्स यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स हटाए और करेंसीज की संख्या 30 से 2 कर दी। रेलवेज के नेटवर्क ने मोबिलिटी बढ़ाई। एग्जाम रीजनिंग ये है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ने कमर्शियल इंटरेस्ट को नेशनल यूनिफिकेशन से जोड़ा। इसलिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्ट्रेंथन किया। 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म आया। कंजर्वेटिव्स मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी और फैमिली जैसी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस प्रिजर्व करना चाहते थे। वे हमेशा कंप्लीट रिटर्न टू प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नहीं चाहते थे। उन्हें समझ आया कि मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी और एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म मोनार्की को और स्ट्रांग बना सकते हैं। कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इसे होस्ट किया। ट्रीटी का मेन इंटेंशन था नेपोलियन के चेंजेस अंडू करना, बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर करना, फ्रांस को कंटेन करना और यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाना। इसे लिबरल नेशनलिज्म के ऑपोजिट पॉलिटिकल रिस्पॉन्स की तरह देखो। कंजर्वेटिव रेजिम्स ऑटोक्रेटिक थे और क्रिटिसिज्म तथा डिसेंट टॉलरेट नहीं करते थे। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स पर सेंसरशिप लगाई गई, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरी लिबरल्स को इंस्पायर करती रही। फ्रीडम ऑफ प्रेस लिबरल नेशनलिस्ट का मेजर इशू बना। यहाँ कैरिकेचर क्लब ऑफ थिंकर्स का मैसेज भी समझ आता है। थिंकिंग और स्पीच को मजल किया जा रहा था। अगर तुम रिवीजन चैलेंज बनाना चाहो तो अभी बिना देखे 3 कॉन्ट्रास्ट बोलो, लिबरलिज्म वर्सेस कंजर्वेटिज्म, नेशन स्टेट वर्सेस डायनास्टिक एम्पायर और रिफॉर्म्स वर्सेस पॉलिटिकल फ्रीडम। एडजी में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को सोक्रेटिक क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा फोकस चैप्टर की रीजनिंग पर ही रखते हैं। रिप्रेशन के कारण लिबरल नेशनलिस्ट्स अंडरग्राउंड चले गए और सीक्रेट सोसाइटीज बनी। रिवॉल्यूशनरी होने का अर्थ था वियना कांग्रेस के बाद स्थापित मोनार्कियल फॉर्म्स का विरोध और लिबर्टी तथा फ्रीडम के लिए स्ट्रगल। ग्यूसेप माजिनी इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वे नेशन स्टेट्स को फ्रीडम की स्ट्रगल का नेसेसरी पार्ट मानते थे। मजनी जेनोवा में 1807 में बॉर्न हुए, कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े और 1831 में लिगुरिया में रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करने पर एग्जाइल भेजे गए। उन्होंने यंग इटली और फिर यंग यूरोप बनाई। उनका विजन था कि इटली पैचवर्क ऑफ स्टेट्स न रहे, बल्कि सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बने, जो वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस का हिस्सा हो। माजिनी के आइडियाज कंजर्वेटिव्स को थ्रेटनिंग लगे। उन्होंने माना कि गॉड ने नेशंस को मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट्स बनाया है। इसी मॉडल पर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज बनी। एग्जाम आंसर में माजिनी के लिए 3 पॉइंट्स लिखना, ऑपोजिशन टू मोनार्की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का विजन और नेशनल यूनिटी को लिबर्टी से जोड़ना। अब 1830 से 1848 का एज ऑफ रेवोल्यूशंस। 1830 में फ्रांस में बर्बन किंग्स ओवरथ्रो हुए और लुई फिलिप के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। इस जुलाई रेवोल्यूशन ने ब्रसेल्स अपराइजिंग को स्पार्क किया, जिससे बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हुआ। मेटरनिक का फ्रेज याद है, जब फ्रांस स्नीज करता है यूरोप कोल्ड पकड़ता है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी नेशनलिस्ट फीलिंग का मेजर इवेंट था। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था और 1821 में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुई। एग्जाइल्ड ग्रीक्स, वेस्ट यूरोपियन सपोर्टर्स, पोएट्स और आर्टिस्ट्स ने सपोर्ट मोबिलाइज किया। लॉर्ड बायरन ने फंड्स ऑर्गेनाइज किए और फाइट करने गए। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। एक क्विक चेक, ग्रीक स्ट्रगल को सपोर्ट क्यों मिला? केवल पॉलिटिकल रीजन नहीं, एंशिएंट ग्रीक कल्चर को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल माना गया।
इसलिए पोएट्स और आर्टिस्ट ने पब्लिक सिंपैथी बनाई। ये दिखाता है कि नेशनलिज्म में कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अक्सर साथ काम करते हैं। रोमांटिसिज्म ने नेशनलिज्म को इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस किया। रोमांटिक आर्टिस्ट्स और पोएट्स रीजन तथा साइंस की ग्लोरिफिकेशन के बजाय शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज और कॉमन पास्ट पर फोकस करते थे। इसलिए कल्चर नेशन बिल्डिंग का डेकोरेशन नहीं था, उसने नेशन की फीलिंग क्रिएट और शेप की। जर्मन थिंकर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने ट्रू जर्मन कल्चर को कॉमन पीपल यानी 10 वोल्क में खोजा। फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस से वॉल्क्सगाइस्ट अर्थात नेशन की स्पिरिट पॉपुलराइज हुई। ब्रदर्स ग्रिम ने विलेजेस में जाकर फोक टेल्स कलेक्ट की और 1812 में फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश किया। ग्रिम ब्रदर्स का वर्क लैंग्वेज और कल्चर दोनों से जुड़ा था। उन्होंने जर्मन लैंग्वेज का 3 VOLUME डिक्शनरी भी पब्लिश किया। फ्रेंच डोमिनेशन के विरोध में फोकटेल्स को ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट माना गया। वर्नाकुलर लैंग्वेज और फोकलोर लार्ज ऑडियंसेस तक नेशनलिस्ट मैसेज पहुंचाते थे, खासकर उन लोगों तक जो मोस्टली इलिटरेट थे। पोलैंड का एग्जाम्पल कल्चर एज रेजिस्टेंस समझाता है। पोलैंड पार्टीशंस के बाद इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा, फिर भी म्यूजिक और लैंग्वेज ने नेशनल फीलिंग्स अलाइव रखी। कैरोल कुर्पिंस्की ने ओपेराज और म्यूजिक में स्ट्रगल सेलिब्रेट की और पोलोनाइज तथा मजूरका को नेशनलिस्ट सिंबल्स बनाया। रशियन ऑक्यूपेशन के विरुद्ध पोलिश लैंग्वेज चर्च गैदरिंग्स और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुई। अब इकोनॉमिक हार्डशिप पर आते हैं। 1830s में पॉपुलेशन बढ़ी, जॉब्स कम थीं, रूरल पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड सिटीज में गई और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को चीप मशीन मेड इंपोर्ट से स्टिफ कंपटीशन मिला। बैड हार्वेस्ट या फूड प्राइसेस बढ़ने पर पॉपुलिज्म बढ़ा, यानी 1848 की रेवोल्यूशंस के पीछे पॉलिटिकल डिमांड्स के साथ सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज भी थे। 1845 का सिलेसियन वीवर्स रिवॉल्ट इसी हार्डशिप का एग्जाम्पल है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने रॉ मटेरियल और ऑर्डर्स दिए, लेकिन पेमेंट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए। वीवर्स हायर वेजेस मांगने पहुंचे, कॉन्फ्रंटेशन हुआ और आर्मी बुलाने के बाद 11 वीवर्स शॉर्ट हुए। सोर्स बेस्ड आंसर में कॉज, वर्कर्स की डिमांड और रिप्रेशन तीनों मेंशन करना। 1848 में पेरिस में फूड शॉर्टेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पीपल रोड्स पर आए, बैरिकेड्स बनी, लुई फिलिप फ्ली हुए, नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक प्रोक्लेम की, एडल्ट मेल्स अबव 21 को सफरेज मिला और राइट टू वर्क गारंटी किया गया। नेशनल वर्कशॉप्स एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सेटअप किए गए। इसी ईयर में लिबरल मिडिल क्लासेस ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नेशनल यूनिफिकेशन से जोड़ा। जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसे रीजन्स में डिमांड्स थीं कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और पार्लियामेंट्री नेशन स्टेट। लेकिन क्या लिबरल मूवमेंट जेन्युइनली इंक्लूसिव था? विमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, फिर भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले। यही लिबरल आइडियोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में विमेन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, न्यूज़पेपर्स, मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में एक्टिव थीं, लेकिन असेंबली के इलेक्शन में उन्हें सफरेज नहीं मिला। चर्च ऑफ सेंट पॉल में वे ऑब्जर्वर्स के रूप में विजिटर्स गैलरी तक सीमित रहीं। इक्वालिटी की लैंग्वेज थी, पर पॉलिटिकल राइट्स अनइक्वल थे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मई 1848 को कन्वेन हुआ। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसमें पार्लियामेंट के सब्जेक्ट मोनार्की का आइडिया था। क्राउन फ्रेडरिक विल्हेम तृतीय वन किंग ऑफ प्रशिया को ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री और मिडिल क्लास पार्लियामेंट के इंटरनल लिमिट्स ने इसे कमजोर किया। मिडिल क्लासेस वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड्स को सपोर्ट नहीं कर पाई, इसलिए सोशल बेस इरो हुआ। अंत में ट्रूप्स बुलाए गए और असेंबली डिसबैंड कर दी गई। फिर भी 1848 कंप्लीटली मीनिंगलेस नहीं था। मोनार्कीज ने समझा कि रेवोल्यूशन और रिप्रेशन के साइकिल्स रोकने के लिए कंसेशंस देने पड़ेंगे। बाद में सर्फडम और बॉन्डेड लेबर अबॉलिश हुए। अभी तक हमारा सीक्वेंस है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पीपल और नेशन का आइडिया दिया। 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म और रिप्रेशन आया। 1830 और 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्ट्स हुए।
कल्चर ने आइडेंटिटी स्ट्रेंथन की और 1848 में इंक्लूजन की लिमिटेशन सामने आई। अब देखते हैं कि यूनिफिकेशन डेमोक्रेसी से नहीं, स्टेट पावर से कैसे हुआ। जर्मनी में 1848 की लिबरल पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिप्रेस हो गई। इसके बाद रशिया ने यूनिफिकेशन मूवमेंट का लीडरशिप लिया। चीफ मिनिस्ट्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से प्रोसेस चलाया। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 7 वर्षों में 3 वॉर्स हुई और प्रशियन विक्ट्रीज ने यूनिफिकेशन कंप्लीट किया। जनवरी 1871 में वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशियन किंग विलियम द प्रास को जर्मन एम्परर प्रोक्लेम किया गया। इस सीन में प्रिंसेस, आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रशियन मिनिस्टर्स और बिस्मार्क उपस्थित थे। एग्जाम पॉइंट: जर्मन नेशन बिल्डिंग में डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट की जगह प्रशियन स्टेट पावर, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी डोमिनेंट रहे। यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी ने करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशल सिस्टम्स मॉडर्नाइज किए। रशियन मेजर्स बाकी जर्मनी के लिए मॉडल बने। इसलिए जर्मनी का आंसर केवल वॉर्स की लिस्ट नहीं होना चाहिए। पहले 1848 का फेल्ड लिबरल अटेम्प्ट, फिर प्रूशिया का लीडरशिप, बिस्मार्क की रोल वॉर्स 1871 प्रोक्लेमेशन और स्टेट मॉडर्नाइजेशन लिखो। इटली भी पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड थी। मिड 19 सेंचुरी में 7 स्टेट्स थे, नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के अंडर, सेंटर पोप के रूल में और साउथ बourbon किंग्स के डोमिनेशन में था। सार्डिनिया पीडमॉन्ट ही इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर था। इटालियन लैंग्वेज भी एक कॉमन फॉर्म में नहीं थी। मजीनी ने 1830 में यूनिटी इटालियन रिपब्लिक का प्रोग्राम और यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी बनाया, लेकिन 1831 और 1848 के अपराइजिंग्स फेल हुए। फिर मेंटल सार्डिनिया पीडमोंट और किंग विक्टर इमैनुअल वन आई पर आया। चीफ मिनिस्ट्री काउंट कैमिलो डिकावो रेवोल्यूशनरी या डेमोक्रेट नहीं थे। उन्हें डिप्लोमेटिक अलायंस और वॉर का रास्ता अपनाया। 1859 में कैवर की फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस से सार्डिनिया पीडमॉन्ट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया। जोसेफ के गैरिबाल्डी के आर्म्ड वॉलंटियर्स भी जुड़े। 1860 में गैरिबाल्डी साउथ इटली और किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज पहुंचे, लोकल पेजेंट्स का सपोर्ट लिया और स्पेनिश रूलर्स को ड्राइव आउट किया। 1861 में विक्टर इमैनुअल पीआई यूनाइटेड इटली के किंग प्रोक्लेम हुए। गैरिबाल्डी की एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 और रेड शर्ट्स को याद रखो। 1870 में फ्रांस ने प्रशिया के साथ वॉर के दौरान रोम से ट्रूप्स विड्रॉ किए, तब पेपल स्टेट्स भी इटली में जुड़ गए। इसलिए यूनिफिकेशन एक सिंगल इवेंट नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस था। लेकिन यूनिटी का पॉलिटिकल आइडिया मासेस तक समान रूप से नहीं पहुंचा। सदर्न इटली के कई पीजेंट्स जिन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से परिचित नहीं थे। सोर्स का ह्यूमरस पॉइंट यही है कि उन्होंने इटालिया को ला तालिया सुना और विक्टर इमैनुअल की वाइफ समझ लिया। इससे एलीट नेशनलिज्म और पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग का गैप दिखता है। जर्मनी और इटली कंपेयर करो। जर्मनी में प्रशिया, बिस्मार्क, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी ने लीडरशिप दी। इटली में सार्डिनिया पीडमोंट, कैवर की डिप्लोमेसी, विक्टर इमैनुअल लाइस और गैरिबाल्डी के वॉलंटियर्स इंपॉर्टेंट रहे। दोनों केसेस में 1848 का लिबरल रूट फेल हुआ और बाद में मोनार्की तथा स्टेट पावर ने यूनिफिकेशन को शेप किया। अब ब्रिटेन की स्टोरी थोड़ी अलग है। यहाँ नेशन स्टेट सडन रेवोल्यूशन से नहीं, लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस से बना। पहले ब्रिटिश आइल्स के लोगों की प्राइमरी आइडेंटिटीज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश थी। इंग्लिश नेशन के वेल्थ और पावर बढ़ने के साथ इंग्लिश पार्लियामेंट ने आइलैंड्स पर इन्फ्लुएंस एक्सटेंड किया। 1688 के प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट के एंड पर इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर सीज की। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ा, लेकिन पार्लियामेंट इंग्लिश मेंबर्स से डोमिनेटेड रहा। स्कॉटिश कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सप्रेस हुए। गैलिक लैंग्वेज और नेशनल ड्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट डिविजन्स थीं। इंग्लिश सपोर्ट से प्रोटेस्टेंट्स ने लार्जली कैथोलिक कंट्री में डोमिनेंस बनाई। 1798 का वुल्फ टोन और यूनाइटेड आयरिशमैन वाला रिवोल्ट फेल हुआ और 1801 में आयरलैंड फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट हुआ। ब्रिटिश आइडेंटिटी डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर,
यूनियन जैक एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रमोट की गई। अब विजुअलाइजिंग द नेशन। एब्स्ट्रैक्ट नेशन को कॉन्क्रीट बनाने के लिए आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगरीज क्रिएट की। फ्रांस में मैरियन पीपल्स नेशन का सिंबल बनी। उनके एट्रीब्यूट्स लिबर्टी और रिपब्लिक से जुड़े थे। रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड। पब्लिक स्क्वायर्स की स्टैच्यूज, कॉइन्स और स्टैम्प्स ने इस नेशनल सिंबल को पब्लिक लाइफ में रखा। जर्मनी की फीमेल एलेगरी जर्मेनिया थी। ओक लीव्स का क्राउन हीरोइज्म दर्शाता है। जर्मेनिया के सिंबल्स को मीनिंग से कनेक्ट करना। ब्रोकन चेन्स, फ्रीडम। स्वॉर्ड फाइट करने की रेडीनेस। ऑलिव ब्रांच, पीस की विलिंगनेस। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, 1848 के लिबरल नेशनलिस्ट की फ्लैग। राइजिंग सन, न्यू एरा की शुरुआत। एलिगोरी का अर्थ है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सन या थिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना। नेशनल सिंबल्स को केवल पिक्चर डिस्क्रिप्शन की तरह मत लिखो। पहले बताओ कि नेशन को फीमेल फॉर्म क्यों दिया गया। फिर मारियान या जर्मेनिया के एट्रीब्यूट्स और उनकी सिंबॉलिक मीनिंग्स एक्सप्लेन करो। यही आंसर को एनालिटिकल बनाता है। अब फाइनल मेजर सेक्शन, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म का आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट नैरो और इंटॉलरेंट क्रीड में बदल लगा। नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे से राइवलरी करने लगे और वॉर के लिए रेडी रहने लगे। मेजर यूरोपियन पावर्स ने सब्जेक्ट पीपल्स की एस्पिरेशंस को इंपीरियलिस्ट एम्स के लिए मैनिपुलेट किया। बाल्कन सबसे सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन बना। ये जोग्राफिकली और एथनिकली डाइवर्स रीजन था, जिसमें कई स्लाविक पीपल्स रहते थे और बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमन डिक्लाइन और रोमांटिक नेशनलिज्म ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को बढ़ाया। अलग नेशनलिटीज हिस्ट्री के थ्रू अपने पास्ट इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स जस्टिफाई करती थीं। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से जेलस थी और ज्यादा टेरिटरी चाहती थी। साथ में रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल पावर और मिलिट्री इन्फ्लुएंस के लिए कॉम्पीट कर रहे थे। यानी लोकल नेशनल एस्पिरेशंस और बिग पावर राइवलरी जुड़ गए। यही कॉम्बिनेशन बाल्कन्स को एक्सप्लोसिव बनाता है। चैप्टर का फाइनल मैसेज बैलेंस्ड है। नेशनलिज्म ने कलेक्टिव यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स की एस्पिरेशन इंस्पायर की, लेकिन इंपीरियलिज्म से जुड़कर वही नेशनलिज्म एक्सक्लूजन, राइवलरी और वॉर का इंस्ट्रूमेंट बन गया। बाल्कन्स की टेंशन्स ने वॉर्स की सीरीज को जन्म दिया और नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म ने यूरोप को 1914 में डिजास्टर की ओर धकेला। अब एक्टिव रिकॉल। बिना नोट्स देखे आंसर दो। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए कौन से स्टेप्स लिए? अपने रेस्पॉन्स में सोवरेनिटी का ट्रांसफर, ला पात्री, ले सिटवाएं, ट्रीक्लर, नेशनल असेंबली, हिम्स, यूनिफॉर्म लॉज, कस्टम्स ड्यूटीज का अबोलिशन और कॉमन लैंग्वेज में से रिलेवेंट पॉइंट्स जोड़ना। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, 1848 की एवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स से क्या समझते हैं? आंसर में एजुकेटेड मिडिल क्लासेस की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रेस फ्रीडम, एसोसिएशन फ्रीडम और नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड्स लिखो। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एग्जाम्पल दो। क्राउन रिजेक्शन, मिलिट्री ऑपोजिशन और असेंबली के डिसबैंड होने का आउटकम लिखो। तीसरा हाई वैल्यू पैटर्न है कल्चर के 3 एग्जाम्पल्स। तुम सोरियो के प्रिंट, ग्रिम ब्रदर्स के फोक टेल्स, हर्डर का वॉल्सकाइस्ट, पोलैंड की म्यूजिक और लैंग्वेज या रोमांटिक आर्ट में से 3 चुन सकते हो। हर एग्जाम्पल में सिर्फ नाम मत लिखना, एक्सप्लेन करो कि उसने शेयर्ड हेरिटेज या रेसिस्टेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया। डेट्स को स्टोरी की तरह लिंक करो। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1814 से 1815 वियना सेटलमेंट, 1821 ग्रीक स्ट्रगल, 1834 ज़ोल्वेरैंग, 1848 रेवोल्यूशंस, 1859 से 1870 इटली का यूनिफिकेशन, 1866 से 1871 जर्मनी का यूनिफिकेशन और 1905 स्लाव नेशनलिज्म का फोर्सफुल होना। डेट के साथ इवेंट याद रखना ज्यादा रिलायबल है। एक कंपैरिजन चैलेंज। ब्रिटेन बाकी यूरोप से कैसे अलग था? फ्रांस में रेवोल्यूशन, जर्मनी और इटली में यूनिफिकेशन स्ट्रगल्स,
लेकिन ब्रिटेन में ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ। इंग्लिश पार्लियामेंट और डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को सबऑर्डिनेट पार्टनर्स की तरह इंटीग्रेट किया। आंसर में एक्ट ऑफ यूनियन 1707 और आयरलैंड का 1801 इनकॉर्पोरेशन जरूर कनेक्ट करना। अब तक हम चैप्टर के सभी मेजर आइडियाज कवर कर चुके हैं। फाइनल आंसर राइटिंग फॉर्मूला रखो, डेफिनेशन या कॉन्टेक्स्ट से शुरू करो, फिर क्रोनोलॉजिकल या कॉज इफेक्ट ऑर्डर अपनाओ, की नेम्स और डेट्स जोड़ो और अंत में कॉन्ट्रडिक्शन या रिजल्ट लिखो। हिस्ट्री में मार्क्स केवल फैक्ट्स से नहीं, फैक्ट्स के रिलेशनशिप को क्लियरली एक्सप्लेन करने से भी मिलते हैं। लास्ट सेल्फ टेस्ट, नेशनलिज्म हमेशा पॉजिटिव था, सही या गलत? रुककर सोचो। सही आंसर होगा हमेशा नहीं। इसने यूनिटी और लिबर्टी की होप्स जगाई, पर विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मेन को एक्सक्लूड किया, डाइवर्स ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाया और इंपीरियलिस्ट एम्बिशन से जुड़कर वॉर को बढ़ावा दिया। यही न्यूआंस्ड कंक्लूजन याद रखना। आज हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को एक कनेक्टेड जर्नी की तरह रिवाइज किया। नेशन स्टेट और शेयर्ड आइडेंटिटी की मीनिंग, फ्रेंच रेवोल्यूशन का पीपल सेंटर्ड नेशन, लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म, ज़ोल्वेराइन, मजीनी 1830 और 1848 की रेवोल्यूशंस, कल्चर और लैंग्वेज, जर्मनी तथा इटली का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन की अलग प्रोसेस, मैरियन और जर्मेनिया और बाल्कन्स में नेशनलिज्म तथा इंपीरियलिज्म का कॉन्फ्लिक्ट। कॉमन मिस्टेक याद रखो, लिबरलिज्म को यूनिवर्सल सफरेज मत समझना और जर्मन तथा इटालियन यूनिफिकेशन को केवल डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स मत लिखना। अब नोटबुक में एक पेज पर टाइमलाइन, जर्मनी इटली कंपैरिजन और नेशनलिज्म के यूनिटी वर्सेस डिवीजन कंक्लूजन लिखो। फिर बिना देखे किसी फ्रेंड को चैप्टर समझाओ, जहां एक्सप्लेनेशन अटके वहीं तुम्हारा नेक्स्ट डाउट है। एडजी में उस डाउट को एक्टिव रिकॉल और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनिंग से फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छा किया और अगली रिवीजन में इसी क्लैरिटी के साथ मिलते हैं।